पैसा, जिसको लेकर के कभी कभी हम अपनी सही राय भी जाहिर नहीं कर पाते। जानते हैं क्यों? क्योंकि कई बार हमें खुद ही नहीं मालूम होता, और मालूम होता भी है तो हम अपनी राय जाहिर करने से या हम पैसे के बारे में क्या माइंडसेट रखते हैं उसे शेयर करने में सकुचाते हैं, झिझकते हैं, हेजिटेशन रखते हैं। मगर ये हेजिटेशन और ये जो माइंडसेट हैं, ये कई बार हमारे मनी डिसऑर्डर्स होते हैं। ये बात आपने कभी नहीं सोची होगी, है ना? लेकिन आज की बुक समरी इसी बारे में है, का रास्ता भी दिखाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की बुक समरी इन कुछ सवालों के साथ। क्या आप फाइनेंशियल तौर पर परेशान रहते हैं? तो शायद आपका जवाब होगा कि मुझे कैसे पता होगा। तो मेरे पास आपके लिए एक टेस्ट है। क्या आपको हमेशा पैसे बचाने की टेंशन रहती है? क्या आपको लगता है कि आपको ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा? क्या अपने पार्टनर के साथ आपकी पैसे को लेकर लड़ाई होती है? क्या आप शॉपिंग करने के बाद अपने पार्टनर को गलत प्राइस बताते हैं ताकि लड़ाई ना हो? क्या आपने कहीं से उधार या लोन लिया है जिसे चुकाना भारी पड़ रहा है? क्या आपको लगता है कि पैसा ही हर मर्ज की दवा है? क्या आप ये मानते हैं कि लाइफ में पैसे की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है? इनमें से ज्यादातर सवालों के जवाब अगर हां में है तो यानी आप भी मनी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जो आपको फाइनेंशियली आजाद होने से रोक रहा है। यह समरी आपको पैसे से जुड़ी हर चीज सिखाएगी जो आपको जाननी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट चैप्टर से, जो आपको समझने में हेल्प करेगा कि मनी डिसऑर्डर आखिर होता क्या है। What exactly is money disorder anyway? अगर मैं आपसे पूछूं कि लास्ट टाइम कब आपने पैसों से जुड़ी कोई गलती की थी, तो आपका जवाब क्या होगा? क्या आपने कहीं इन्वेस्ट किया था जहां आपके सारे पैसे डूब गए, या फिर कभी ऐसा हुआ कि आपने बड़ा महंगा प्रोडक्ट खरीदा जो कि आपके किसी काम का नहीं था और बाद में आप घर पर आकर बहुत पछताए? हम सभी से कभी ना कभी मिस्टेक हो ही जाती है, और यह नॉर्मल सी बात है, क्योंकि देखा जाए तो इंसान गलती करके ही सीखता है। लेकिन जब हम मनी डिसऑर्डर की बात करते हैं ना, तो यहां हम उस बर्बाद करने वाले पैटर्न की बात कर रहे हैं जो कोई इंसान बार बार रिपीट करता है। बेशक ये पैटर्न उसे और उसके करीबी लोगों को हर्ट करते हैं, पर वो चाहकर भी उन्हें चेंज नहीं कर पाता, क्योंकि वो इस पैटर्न में फंस चुका होता है। एक तरह से कहें तो मनी डिसऑर्डर एक तरह की बीमारी ही है जो कि इंसान को हर लेवल पर नुकसान पहुंचाती है। यहां तक कि इंसान को खुद अंदाजा हो जाता है कि उसे चेंज होना चाहिए और वो कोशिश भी करता है, लेकिन उसकी ये कोशिश कुछ हद तक ही कामयाब हो पाती है, क्योंकि मनी डिसऑर्डर उसकी विल पावर से ज्यादा स्ट्रांग होती है। मनी डिसऑर्डर को बदलना मुश्किल होता है क्योंकि वो हमारे बचपन के एक्सपीरियंस की देन होती है, या यूं कहें कि मनी डिसऑर्डर की जड़ें हमारे बचपन से जुड़ी हैं। अगर बचपन में आपके साथ कोई दर्दनाक घटना हुई हो और आप उसके असर को उस वक्त हैंडल न कर पाए हों, तो इस बात के पूरे चांस हैं कि वो घटना आपके अनकॉन्शियस माइंड में एक डर के रूप में बैठ गई होगी, और बड़े होकर भी आप उसे नहीं भूलते हैं। अगर ये बात आपने नोटिस की है कि आप हमेशा पैसे को लेकर परेशान रहते हैं, आपके पास कोई सेविंग नहीं है और आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं, या फिर अपने पार्टनर और फैमिली के साथ आपकी हमेशा पैसे को लेकर लड़ाई होती है, तो ये सारे सिम्टम इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि शायद आपको मनी डिसऑर्डर है। मॉली और उसका हस्बैंड इस बात का एक अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आप उनसे मिलेंगे तो एक बात नोटिस करेंगे कि ये कपल हमेशा पैसे के लिए आपस में लड़ता रहता है। दोनों को मनी मैनेजमेंट की जरा भी नॉलेज नहीं है, और ना ही उन दोनों ने कभी फ्यूचर के लिए कोई फाइनेंशियल प्लानिंग बनाई है। बस जैसे तैसे वो अपने दिन काट रहे हैं। इन लोगों के पास ना तो एक्स्ट्रा मनी है और ना ही कोई सेविंग। हर महीने वो अपनी पूरी सैलरी खर्च कर देते हैं और उसके बाद उनके पास कुछ भी नहीं बचता। नतीजतन मॉली परेशान रहने लगी। उसे अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर डर लगता था। उसे लगता था जैसे वो फंस गई है। इसलिए आए दिन वो अपने हस्बैंड से लड़ती रहती थी, उसे धमकी देती थी, रोना धोना करती थी, यहां तक कि मॉली उससे मिन्नत करती थी, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन वैसी की वैसी बनी रही। उनकी तकरीबन हर रोज ही बहस होती थी और बहस का मुद्दा था सिर्फ पैसा। दोनों रोज रोज की चिक चिक से तंग आ चुके थे। एक दिन दोनों ने थेरेपिस्ट के पास जाने का फैसला किया और तब उन्हें पता चला कि उनकी सारी प्रॉब्लम की जड़ सिर्फ पैसा है। जब हरिकेन कैटरीना ने तबाही मचाई थी, तब मॉली ने खुद को जिंदगी के एक ऐसे चौराहे पर पाया जहां पर उसकी जॉब, उसका घर, यहां तक कि उसके दोस्त, सब कुछ खत्म हो चुका था।
हर वो चीज जो उसे सिक्योरिटी दे सकती थी वो सब खो चुकी थी। अब उसके पास सिर्फ 2 चॉइसेस बची थी, या तो वो सब कुछ भुलाकर लाइफ में आगे बढ़े या फिर अपने पति को छोड़ दे जिसे वो बेहद चाहती थी। लेकिन खुशकिस्मती से मॉली और उसके हस्बैंड इस मुश्किल दौर से निकल आए और उनकी शादी टूटने से बच गई। उन्हें यह जानने में काफी वक्त लग गया कि उन्हें अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत है, लेकिन दोनों ने मिलकर बड़ी मेहनत से बदलाव की दिशा में काम करना शुरू किया और जल्द ही अपनी हर मुसीबत से छुटकारा पा लिया। तो अगर आपको भी लगता है कि आप में मनी डिसऑर्डर के सिम्टम हैं, तो आपको भी अपने अतीत को भूलकर हील करने की कोशिश करनी चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप हमेशा के लिए अपने फाइनेंशियल स्ट्रगल के गुलाम बनकर रह जाएं। तो मनी डिसऑर्डर के एग्जाम्पल को समझने के बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर पर, मनी अवॉइडेंस डिसऑर्डर्स। आपको क्या लगता है कि पैसा अच्छा है या बुरा? यह आपके बिलीफ पर डिपेंड करता है। आप ये पता लगा सकते हैं कि कहीं आपको मनी अवॉइडेंस डिसऑर्डर यानी पैसों से बचने के डिसऑर्डर के शिकार तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि पैसा बुरा है तो जरूर पास्ट में पैसे को लेकर आपके साथ कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ होगा, जिसकी वजह से आप पैसे की इंपॉर्टेंस को रिजेक्ट कर रहे हैं। आप शायद फाइनेंशियल डिनायल, फाइनेंशियल रिजेक्शन या गरीबी की लाइफ से परेशान हैं। अगर कुछ लोग ज्यादा पैसे कमाने की टेंशन नहीं लेते तो इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन की टेंशन नहीं है। वे शायद ऐसा कह सकते हैं कि उन्हें अमीर बनने का कोई शौक नहीं है, उनका गुजारा बड़े आराम से चल रहा है। लेकिन आप उन्हें देखकर हमेशा यही सोचते होंगे कि काश इनके पास अगर और पैसा होता तो ये ज्यादा खुश रहते। चलिए यहां हम फाइनेंशियल डिनायल का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जो लोग इस तरह के डिसऑर्डर के शिकार होते हैं आमतौर पर पैसे से जुड़ा कोई भी काम करने से बचते हैं, चाहे वो खुद ही कर्ज में क्यों ना डूबे हों, पर अपनी प्रॉब्लम से हमेशा भागते रहेंगे और ऐसा दिखाएंगे जैसे उन्हें पैसे की कोई टेंशन है ही नहीं। असल में ऐसे लोग झूठ मूठ खुद को फाइनेंशियली सिक्योर मान लेते हैं। फिर से याद दिला दें, फाइनेंशियल डिनायल भी एक मनी डिसऑर्डर है और उसकी जड़ें भी हमारे बचपन से ही जुड़ी हैं। शायद बचपन में आपको यही सिखाया गया था कि पैसा हर बुराई की जड़ है, या फिर आपको बचपन से ही पैसे की कोई टेंशन नहीं रही होगी और बड़े होकर भी आप यही मानते रहे कि अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को नजरअंदाज करेंगे तो सेफ रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर है कि आप जितना इस तरह की प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं उतनी ही ये स्ट्रांग होती जाती है। हैरिस का बचपन अपनी मां और सौतेले पिता के साथ गुजरा था। अक्सर उसकी मां हैरिस के सौतेले पिता के साथ अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को डिस्कस करती थी। कई बार तो दोनों पैसे को लेकर बेहद टेंशन में आ जाते थे और कई बार वो पैसों को फूंक फूंक कर खर्च करने लगते थे, जैसे कल का दिन आएगा ही नहीं। जब भी वो लोग दिल खोलकर पैसा खर्च करते थे तो उसके बाद एक दूसरे से वादा करते कि ये आखिरी बार उन्होंने इतने पैसे खर्च किए थे, अगली बार वो बिल्कुल खर्च नहीं करेंगे। लेकिन फिर कुछ दिन बाद वही गलती दोहराते। इससे हैरिस के मन में ये एक बात बैठ गई थी कि अपना फाइनेंशियल बिहेवियर चेंज करना इम्पॉसिबल है और अगर आप ट्राई भी करते रहो तो भी फिर से वहीं पहुंच जाओगे जहां से आपने शुरुआत की थी। अब क्योंकि हैरिस को पैसे को लेकर अलग अलग मैसेज मिल रहे थे तो वो भी बड़े होकर पैसे के मामले में लापरवाह ही रहा। उसकी मां कभी तो उससे कहती कि फालतू पैसे खर्च मत करो, थोड़ी सेविंग करना सीखो, और कभी कहती कि इतनी सेविंग करके क्या करोगे, कल किसने देखा है, इसलिए जो मन में आए वो खरीदो। हैरिस इस बात से बड़ा कंफ्यूज हो जाता था, इसलिए बड़े होकर उसने एक बात गांठ बांध ली कि पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। उसने शायद ही अपने लिए कोई बजट बनाया हो, क्योंकि उसे हिसाब किताब रखना जरा भी पसंद नहीं था। हैरिस को शायद बचपन में फाइनेंशियल डिनायल से ज्यादा फर्क न पड़ा हो, लेकिन बड़े होकर उसकी यही हैबिट यानी पैसों से जुड़ी प्रॉब्लम को अवॉइड करने की आदत ने उसकी लाइफ में कई मुश्किलें खड़ी कर दी थी। मनी डिनायल डिसऑर्डर को समझने के बाद बढ़ते हैं आगे, समझते हैं मनी वर्शिपिंग डिसऑर्डर्स को। पहले चैप्टर में हमने मनी डिसऑर्डर के बारे में जाना, जहां इंसान पैसे और उसकी इंपॉर्टेंस जैसे टॉपिक को इग्नोर करने की कोशिश करता है। इस चैप्टर में हम ऐसे मनी डिसऑर्डर की बात करेंगे जहां इंसान पैसे कमाने पर, सेविंग पर और खर्च करने पर अनहेल्दी तरीके से जोर देता है। इस टाइप के डिसऑर्डर में इंसान अपनी सेल्फ वर्थ यानी इज्जत और रुतबे को पैसे से जोड़ लेता है। जो लोग मनी वर्शिपिंग डिसऑर्डर के शिकार हैं, यानी जो लोग पैसे की पूजा करते हैं, अक्सर खुद को खुश रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा कमाने और उससे भी ज्यादा सेव करने पर जोर देते हैं। इनके लिए इनका बैंक बैलेंस ही खुशियों का खजाना होता है।
हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि पैसा हर दर्द का इलाज है। याद है ना सिंड्रेला वाली कहानी, जहां परी गॉड मदर ने जादू की छड़ी घुमाते ही सिंड्रेला को महंगे कपड़े और जूते दे दिए थे। बचपन से ही हमारे माइंड में एक थॉट डाल दिया जाता है कि पैसा ही पावर है। तो अगर आपको भी लगता है कि पैसा खुशी दे सकता है, तो आप में भी ऐसे ही सिम्टम होंगे, जैसे हद से ज्यादा काम करना यानी वर्कोहॉलिक होना, पैसे के मामले में किसी पर भरोसा न करना, पैसे को हद से ज्यादा जमा करना और पैसों के जरिए प्यार जताने की कोशिश करना। ये सारे साइन हैं कि आपको मनी वर्शिपिंग डिसऑर्डर है। तो चलिए अब एक नजर होर्डिंग पर भी डाल लेते हैं, जो एक टाइप का मनी डिसऑर्डर है। होर्डिंग का मतलब होता है पैसे सेव करने का अनहेल्दी जुनून। हम आपको यहां बता दें कि सेविंग करना बेशक एक अच्छी हैबिट होती है, पर कुछ लोगों को सनक की हद तक सेविंग करने की आदत होती है। पैसा बचाना अच्छा है, पर इंसान कमाता ही इसलिए है कि खर्च कर सके। ब्रिगेड के पेरेंट उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। बाद में एक अच्छी फैमिली ने उसे गोद ले लिया था, लेकिन यह फैमिली भी सेफ नहीं थी। ये लोग ब्रिगेड से प्यार तो करते थे, पर उनके कुछ प्रॉब्लम्स भी थे। ब्रिगेड बचपन से ही अनसिक्योर फील करती आई थी, जिस वजह से उसे छुप छुप कर पैसे बचाने की आदत पड़ गई थी। जब भी कोई ओकेजन होता, उसे गिफ्ट में पैसे मिलते थे और वो उन पैसों को अपने रूम में कहीं छुपा कर रख देती थी। बेशक अमाउंट छोटा हो तो भी ब्रिगेड उसे छुपा कर रखती थी। धीरे धीरे ब्रिगेड ने एक चीज नोटिस की। उसने नोटिस किया कि उसे पैसे वाले लोग जरा भी अच्छे नहीं लगते थे और ना ही वो उन पर भरोसा करती थी। वो ऐसे घर में पली बढ़ी थी जहां उसके पेरेंट्स आपस में डिस्कस करते थे कि अमीर लोग बुरे होते हैं और गलत तरीकों से पैसा कमाते हैं। लेकिन जब वो बड़ी हुई तो उसने अपनी होर्डिंग प्रॉब्लम को कंट्रोल में रखना सीख लिया था। हालांकि आज भी वो पैसे को अपनी सेल्फ वर्थ और सिक्योरिटी से तोल कर देखती थी। रिसर्च प्रूव करते हैं कि होर्डिंग की प्रॉब्लम असल में हमारे बचपन की प्रॉब्लम से जुड़ी होती है, जैसे कि गरीबी में जीना, पेरेंट्स या गार्जियन का छोड़कर चला जाना या फिर किसी करीबी इंसान का धोखा देना। ब्रिगेड के केस में उसके पेरेंट्स के उसे छोड़कर जाने की वजह से ही वो खुद को अनसेफ फील करती है। फिर जिन लोगों ने उसे गोद लिया था, उनके मुंह से उसने अमीर लोगों की बुराई ही सुनी थी, तो खुद ही उसके माइंड में पैसे का मतलब सिक्योरिटी और खुशी बन गया था। नेक्स्ट चैप्टर है रिलेशनल मनी डिसऑर्डर्स। पहले टाइप के मनी डिसऑर्डर्स में हमने उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात की जो एक इंसान तक सीमित थे, लेकिन दूसरी टाइप के मनी डिसऑर्डर्स में रिलेशनल डिसऑर्डर्स आते हैं, जो सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि ग्रुप को अफेक्ट करते हैं। ये वो प्रॉब्लम है जो रिलेशनशिप पर बेस्ड होती हैं, जैसे कि मनी डिपेंडेंसी यानी पैसों के लिए किसी पर डिपेंडेंट होना और बेवफाई या धोखा। अक्सर जो लोग इस टाइप के डिसऑर्डर को फेस करते हैं एक नंबर के झूठे होते हैं, जो पैसे के मामले में बड़ी सफाई से झूठ बोल जाते हैं। ऐसे लोगों को अपने बेहद करीबी लोगों पर भी फाइनेंशियली तौर पर भरोसा नहीं होता। इनमें से कुछ लोग तो फाइनेंशियली मैटर पर बात करना भी पसंद नहीं करते। इनके सामने अगर कोई पैसों का जिक्र करे तो ये बेहद अलर्ट हो जाते हैं। बेशक ये अपनी पर्सनल लाइफ आपके सामने खोल कर रख देंगे, पर जहां पैसे की बात आई नहीं कि इनके मुंह पर ताला लग जाता है। चलिए हम यहां एग्जाम्पल के तौर पर फाइनेंशियल इनफिडेलिटी को लेते हैं। मनी इनफिडेलिटी का मतलब है पैसे के मामले में झूठ बोलना, यानी असली फैक्ट्स को छुपाना। जैसे कि कुछ लोग महंगी चीज लेने के बाद अपने पार्टनर को उसका प्राइस कम करके बताते हैं, या अपने पार्टनर से छुपकर लॉटरी या सट्टा खेलते हैं। ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि जहां रिश्तों में आपसी समझ और तालमेल की कमी होती है, वहीं फाइनेंशियल इनफिडेलिटी की प्रॉब्लम आती है। अगर कपल्स के बीच में वफादारी नहीं है और वो हर बात पर एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, तो जाहिर है कि पैसे के मामले में भी झूठ बोलेंगे। जैसे कि अगर कोई औरत अपने लिए महंगे जूते लेती है और अपने पति से प्राइस छुपाने के लिए वो जूतों पर खरोच मारकर उन्हें पुराना दिखाने की कोशिश करेगी। अब जब उसका हस्बैंड नए जूते देखकर प्राइस पूछेगा तो वो जूतों पर लगे स्क्रैच को दिखाकर उन्हें पुराने प्रूफ करने की कोशिश करेगी। बेशक वाइफ की नजरों में यह कोई बड़ा झूठ नहीं है, क्योंकि स्क्रैच लगे जूते देखकर कोई भी मान लेगा कि जूते पुराने हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक औरत कोई महंगी चीज लेती है और अपने हस्बैंड से असली प्राइस छुपाने के लिए पेमेंट आधे कैश में करती है और आधा कार्ड से, ताकि उसका हस्बैंड जब क्रेडिट कार्ड का बिल चेक करे तो वो हाफ प्राइस को ही असली प्राइस समझे। औरत और मर्द एक दूसरे से कितनी फाइनेंशियल इनफिडेलिटी करते हैं, ये चेक करने के लिए एक रिसर्च की गई थी।
इसमें यह पता चला कि आदमी अपनी वाइफ से पैसों को लेकर झूठ तब बोलते हैं जब वो कार पर, स्पोर्ट्स पर और एंटरटेनमेंट पर खर्च करते हैं। वहीं दूसरी तरफ औरतें तब झूठ बोलती हैं जब उन्हें महंगे कपड़े या गिफ्ट वगैरह लेने होते हैं। अक्सर फाइनेंशियल इनफिडेलिटी के पीछे का कारण हमारे बचपन की कोई दर्दनाक घटना होती है। एक औरत को बचपन से ही एक सीक्रेट बैंक अकाउंट रखने की आदत थी, जिसके बारे में उसकी मां को भी नहीं पता था। बड़े होने पर भी वो अपने पैसों के मामले में कभी भी किसी पर भरोसा नहीं रख पाई। वो अपने फाइनेंशियल कंडीशन पूरी दुनिया से छुपा कर रखती थी। मनी इनफिडेलिटी की एक और वजह है आपस में कम्युनिकेशन की कमी। कई बार कपल्स इसलिए भी आपस में झूठ बोलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने वाला इस बात से नाराज हो जाएगा। इसीलिए झगड़े से बचने के लिए भी कपल्स पैसे की बात एक दूसरे से छुपाते हैं। रिलेशनल मनी डिसऑर्डर बेहद नुकसानदेह होते हैं क्योंकि ज्यादातर केस में तलाक का नंबर 1 कारण पैसा ही होता है। रिजॉल्विंग दैट अनफिनिश्ड बिजनेस। जैसा कि हमने पहले के चैप्टर में जाना कि मनी डिसऑर्डर ज्यादातर पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से होते हैं। थेरेपी में इन कारणों को अनफिनिश्ड बिजनेस यानी कि अधूरे काम कहते हैं, और इसमें हमारी रिप्रेस्ड फीलिंग्स यानी कि जो फीलिंग्स हम जाहिर नहीं कर पाते हैं और वो यादें शामिल होती हैं जो हमारे दिलो दिमाग पर गहरी छाप छोड़ देती हैं। अक्सर हम इन फीलिंग्स को यूं ही रहने देते हैं, यानी हम उनके बारे में किसी से खुलकर बात भी नहीं कर पाते क्योंकि ये इतने दर्दनाक होते हैं कि इन्हें हैंडल करना हमारे लिए इजी नहीं होता। लेकिन जितना हम इन्हें अवॉइड करते हैं उतना ही ये गहराई से हमारे दिलो दिमाग में अपनी जड़ें बना लेते हैं, जिस वजह से इंसान इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम के साथ बड़ा होता है। इंसान अपने पास्ट में फंस कर रह जाता है। ऐसा आदमी कभी भी अपने आज को खुलकर नहीं जी पाता। अगर किसी को अपने मनी डिसऑर्डर से छुटकारा पाना है तो सबसे पहले उसे अपने अनफिनिश्ड बिजनेस सुलझाने होंगे जिनका हमने जिक्र किया है। उसे उन दर्दनाक घटनाओं के बारे में खुलकर बोलना ही होगा जो उसे दबाते आ रहे हैं। वो चाहे तो अपने पास से नए लेसन सीख सकता है। एक्सपीरियंसेस चाहे बुरे ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ तो जरूर सिखा जाते हैं। इसीलिए याद रखिए, हर बुरे एक्सपीरियंस के पीछे एक ब्राइट साइड भी होता है। आपके पास भी अगर कोई अनफिनिश्ड बिजनेस है तो सबसे पहले एक लिस्ट बनाओ कि आपने उस एक्सपीरियंस से क्या क्या सीखा, और आपको जो तकलीफ हुई उस पर फोकस करने के बजाय उन लेसन्स पर फोकस करो। चेंज काफी मुश्किल होता है और पास्ट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना इतना इजी काम नहीं है। चलिए यहां पर हम एग्जाम्पल के तौर पर कैरल की कहानी लेते हैं। कैरल की अपने पिता के साथ कभी नहीं बनी, जिसकी वजह से वो मनी डिसऑर्डर के साथ बड़ी हुई। जब वो कॉलेज में पढ़ रही थी तो हर 2 महीने में अपनी फैमिली से मिलने घर जाया करती थी, लेकिन जाने के 1 हफ्ते पहले ही उसे एक अजीब किस्म की बेचैनी फील होने लगती, खासकर तब जब वीकेंड आता था, क्योंकि तब उसे घर जाना होता था। उसके पेट में दर्द उठना शुरू हो जाता, और ये सब इसलिए होता था क्योंकि वो अपने पिता का सामना नहीं करना चाहती थी। कैरल के पिता हमेशा एक रिचुअल फॉलो करते थे। हर संडे शाम को वो कैरल को अपने ऑफिस में बुला लेते और उसे एक लंबा लेक्चर देते थे। वो कैरल से कहा करते थे कि उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में कभी भी फालतू पैसे खर्च नहीं किए और ना ही कभी अपने पेरेंट्स से महंगी गाड़ी या लग्जरी आइटम्स की डिमांड की। कैरल को एक लंबा चौड़ा भाषण देने के बाद ही वो उसे चेक काट कर देते थे और साथ ही ये हिदायत भी कि ये पैसा सिर्फ उसकी पढ़ाई और ट्यूशन के लिए है। कैरल पैसे को लेकर हमेशा केयर फ्री रहती थी। उसे बचत करना फिजूल लगता था। उसे तो यह तक नहीं पता था कि कौन सी चीज कितने की आती है। एक दिन उसकी एक फ्रेंड ने उसके क्लब और पार्टी के खर्चे के बारे में पूछा तो कैरल ने जवाब दिया कि उसे नहीं पता, क्योंकि उसके पिता हर चीज कंट्रोल करते हैं। हर संडे उसके पिता जो दिल को चुभने वाले लेक्चर उसे देते थे, उनके कारण कैरल को मनी और फाइनेंस जैसे शब्दों से नफरत हो गई थी। हालत यह थी कि उसे पैसे का टॉपिक ही बहुत बुरा लगता था। दूसरा प्रॉब्लम यह था कि अपने पिता की वजह से वो खुद को अनवर्दी यानी कि नाकाबिल समझने लगी थी। उसे लगता था जैसे वो अपने परिवार पर बोझ है और उनके खर्चे बढ़ा रही है। हालांकि कैरल आज की डेट में एक आर्टिस्ट बन चुकी है, लेकिन उसका फाइनेंशियल डिनायल अभी गया नहीं है। उसे किसी से पैसे मांगने में डर लगता है, यहां तक कि अपने क्लाइंट से भी जो उसका आर्ट खरीदते हैं। कई बार तो लोग उसे देर से पेमेंट करते हैं या फिर करते ही नहीं। कैरल के लिए मनी डिसऑर्डर से निकलने का एक ही तरीका है कि वो अपने दर्दनाक अतीत का सामना करे और खुद को हील करने की कोशिश करे।
फाइनेंशियल थेरेपी। अब क्योंकि मनी डिसऑर्डर असल में बाहरी फैक्टर्स की वजह से होते हैं, जैसे कि बचपन के बुरे एक्सपीरियंसेस, तो जो लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो खुद अपना बिहेवियर तो चेंज नहीं कर सकते। उन्हें किसी फ्रेंड या करीबी लोगों के हेल्प की जरूरत होती है जिन पर वे भरोसा करते हैं। मनी डिसऑर्डर को चेंज करना उतना इजी नहीं है, क्योंकि ये एक बिहेवियर है जो कि काफी गहराई से आपके दिलो दिमाग में बैठा हुआ है। इसलिए आपको कहीं से तो हेल्प लेनी ही पड़ेगी। अब चाहे आप बुक्स पढ़ें या एजुकेशनल कोर्सेज करें या ट्रेनिंग लें या फिर थेरेपी, फाइनेंशियली हेल्दी होने के लिए आपको सबसे पहले अपने डर को एक्सेप्ट करना होगा और उन्हें फेस करना होगा। अपनी सेल्फ वर्थ को अपनी फाइनेंशियल स्टेट और अपनी गलतियों से जोड़कर देखना गलत है। अगर पिछली बातों को लेकर आज भी आपको शर्मिंदगी होती है तो याद रखना कि आप कभी खुद को चेंज नहीं कर पाओगे। अपनी शर्मिंदगी दूर करने का पहला स्टेप है कि आप खुद को विश्वास दिलाओ कि आप अपने एटीट्यूड के लिए खुद जिम्मेदार हो। जब आप जिम्मेदारी लेना शुरू करोगे तो आप नोटिस करोगे कि कैसे अचानक से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा है। दूसरी बात, अपने बिहेवियर को समझने की कोशिश करो। मनी डिसऑर्डर होने पर खुद से पूछो कि ऐसा करने के पीछे असल में आपका इरादा क्या था और क्यों था। तीसरी चीज यह है कि जिस पर आप भरोसा करते हो उसके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करो। उसे बताओ कि आप कैसा फील कर रहे हो। उसे अपने गुस्से, स्ट्रेस और दूसरी फीलिंग्स के बारे में भी बताओ जिसकी वजह से आपका बिहेवियर ऐसा हो गया था। चौथी चीज, किसी प्रोफेशनल या किसी थेरेपिस्ट से सलाह के बाद आपको एक प्लान सेट करना है। एक पेपर पर लिखो कि आपको मनी डिसऑर्डर चेंज करने के लिए और एक हेल्दी फाइनेंशियल एटीट्यूड बनाने के लिए क्या क्या एक्शन लेने होंगे। पांचवी बात, आपके मनी डिसऑर्डर की वजह से दूसरों पर जो असर पड़ा है या उन्हें जो फील हुआ है उसके लिए उनसे माफी मांगे। अगर आपकी फाइनेंशियल गलतियों ने आपके पार्टनर को हर्ट किया है तो उसे सॉरी बोलकर आप अपना रिलेशनशिप बचा सकते हो। छठी बात, वो गलती रिपीट मत करो जिसके लिए आप माफी मांग चुके हो। अपने एक्शन की जिम्मेदारी लेने में अपने नुकसान पहुंचाने वाले बिहेवियर को कंट्रोल करना भी आता है। अगर आपको लगता है कि आपकी पुरानी आदत वापस आ रही है तो अपने थेरेपिस्ट से बात करो और पूरे प्रोसेस को स्टेप 1 से दोबारा स्टार्ट करो। अपने मनी डिसऑर्डर से निपटने का एक अच्छा तरीका यह है कि आप उन चीजों को पहचानना सीख लो जो आपकी प्रॉब्लम को ट्रिगर करते हैं। किसी भी बिहेवियर के लिए सबसे कॉमन ट्रिगर है डर, गुस्सा, अकेलापन और भूख लगना। जब हमारी फीलिंग्स किसी खास एक्सपीरियंस से जुड़ी होती है तो सेम एक्सपीरियंस रिपीट होने पर हमारा बिहेवियर भी रिपीट होता है, या यूं कहें कि ऑटोमेटिकली हम उसी तरह से बिहेव करने लगते हैं जैसा हमने पहले किया था। अपने ट्रिगर्स को लेकर अवेयर होना हमारे लिए ठीक होने का एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक बार जब आपने अपने ट्रिगर्स पर अटेंशन देना शुरू कर दिया तो आप उन्हें लेकर कॉन्शियस हो जाओगे और उनके इफेक्ट से बचने की कोशिश कर सकते हो। चलिए यहां एक एग्जाम्पल लेते हैं स्टेफनी का। अभी हाल ही में स्टेफनी को यह पता लगा कि सिक्योरिटी की कमी की वजह से कई लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही थी। उसने सुना था कि कई लोगों को अपने घर से हाथ धोना पड़ा था, इसलिए वो काफी डरी हुई थी। इस न्यूज ने उसकी बेचैनी को बढ़ाने में एक ट्रिगर की तरह काम किया था। उसे लगा कि शायद उसे पैनिक अटैक आ जाएगा। ये और बात थी कि स्टेफनी फाइनेंशियली स्ट्रांग और सिक्योर थी, पर उसके मन में हमेशा एक डर रहता था कि कहीं वो अपना सब कुछ खो ना दे। स्टेफनी बार बार खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसका यह डर उसकी पिछली यादों से जुड़ा है। उसका पास्ट एक्सपीरियंस एक ट्रिगर बनकर उसके दिल में डर पैदा कर रहा था। स्टेफनी ने अपने ट्रिगर को नोटिस करना सीख लिया था और वो ये जानती थी कि ये ट्रिगर उसके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। इसीलिए स्टेफनी ने इस बार अपने इमोशंस को खुद पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि वो खुद को समझाती रही कि डरने की कोई बात नहीं है, उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो स्टेफनी ने ऐसा क्या किया था? उसे पैनिक अटैक तो जरूर आया था, पर वो घबराई नहीं। उसने खुद को संभाला, एक लंबी गहरी सांस ली और लॉजिकल माइंड के साथ अपनी सिचुएशन को एनालाइज किया। इस बार उसने एक बार भी अपनी पिछली गलतियों को याद नहीं किया। तो अब आप भी अपने मनी डिसऑर्डर को हील करने की इंपॉर्टेंस सीख चुके हैं।
और ये भी जान चुके हैं कि कैसे सिंपल से ट्रिक से आप अपने ट्रिगर्स को हरा सकते हैं। तो अब क्यों ना अपना बिहेवियर चेंज करके अपनी मनी स्क्रिप्ट को एक नए सिरे से लिखा जाए। इसीलिए आपके लिए यही बेस्ट होगा कि हमेशा पॉजिटिव बने रहें और अगर जरूरत पड़े तो किसी की हेल्प जरूर लें। और आइए अब कंक्लूजन में हमने अभी तक जो पढ़ा और सुना उन की पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। मनी डिसऑर्डर सिर्फ पैसों से जुड़ी गलतियां नहीं है जो इंसान अक्सर करता रहता है, बल्कि इसे हम एक बर्बाद करने वाला, रिपीट होने वाला पैटर्न मान सकते हैं जो किसी इंसान को और उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाता है। हालांकि ऐसे लोगों को शायद अपने मनी डिसऑर्डर प्रॉब्लम का पता होता है, पर वो चाहकर भी इसे चेंज नहीं कर पाते क्योंकि उनकी लाइफ में पास्ट के कुछ ऐसे अनसुलझे प्रॉब्लम होते हैं जिन्हें पहले सॉल्व करने की जरूरत होती है। सबसे पहले तो आपने इस समरी में मनी अवॉइडेंस डिसऑर्डर जैसे कि फाइनेंशियल डिनायल और फाइनेंशियल रिजेक्शन के बारे में जाना। दूसरा, आपने मनी वर्शिपिंग डिसऑर्डर के बारे में समझा जिसमें इंसान अपनी सेल्फ वर्थ, लेवल ऑफ सिक्योरिटी और खुशी को इस चीज से जोड़कर देखता है कि उसके पास कितना पैसा है, यानी जितना ज्यादा पैसा उसके पास होगा उतना ही ज्यादा वो सिक्योर फील करता है। तीसरी चीज, आपने रिलेशनल मनी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा जो न सिर्फ उस इंसान को बल्कि उसके परिवार और करीबी लोगों को भी तकलीफ देने लगता है। इसमें मनी डिपेंडेंसी और फाइनेंशियल धोखा शामिल है। चौथी चीज, आपने सीखा कि इन सारे मनी डिसऑर्डर्स के पीछे जो वजह है वो है इंसान के बचपन के दर्दनाक एक्सपीरियंस, जिनकी वजह से उसकी लाइफ में ये सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है। पांचवी चीज, आपने उन तरीकों के बारे में जाना जिनसे मनी डिसऑर्डर से जुड़ी प्रॉब्लम दूर हो सकती है। अगर आप में भी मनी डिसऑर्डर के सिम्टम हैं या किसी और के अंदर आपने ये सिम्टम देखे हैं तो आप खुद को और ऐसे लोगों को हील करके उनकी मदद कर सकते हो और अपने साथ साथ उन्हें भी एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए एनकरेज कर सकते हो। और इस तरह से ये बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर किसी मर्ज को पहचान लिया जाए तो उसका इलाज संभव हो जाता है। ये सारे डिसऑर्डर्स ये मर्ज ही तो हैं, और अगर हम ये पहचान सके कि हम किस डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं या कौन से सिम्टम्स हमारे अंदर हैं और उसके लिए फिर हम रिस्पॉन्सिबल हो जाएं और उन तरीकों को अपना ले जो कि हमने इस बुक समरी में सुने और पढ़े, तो फिर उन डिसऑर्डर से बाहर निकलना, खुद को क्योर करना पॉसिबल है ना? देखिए साइकोलॉजी कितनी डीप होती है। कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ कुछ न कुछ घटना हो जाती है और फिर इस तरह का डिसऑर्डर बन जाता है। हम में से कई इस बात को कनेक्ट कर रहे होंगे कि अरे ये प्रॉब्लम तो मेरे साथ भी है, पर कोई बात नहीं, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। ताला कितना भी बड़ा हो, चाबी जरूर होती है। आज की ये बुक समरी उस चाबी की तरह ही है।